नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। दोस्तों, आप लोगों की एक खुशखबरी भी है। आज यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज से ही यानी 19 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और वो रजिस्ट्रेशन चलेगा 11 दिसंबर तक। आपका पेपर होगा 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच तक। अब इस बीच आपको अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लेनी है और इस बार निसंदेह आपकी एकेडमी यूजीसी नेट हिंदी में एक अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है और आपका साथ रहा तो जो मेरा विश्वास है वो निश्चित तौर पर आप लोगों के सामने वो साक्षात होगा और सबको दिखेगा। अपने वादे के मुताबिक जैसा मैं बोला हूँ कि इस समय यूजीसी नेट यूनिट 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत जो निबंध लगे हुए हैं, आज हम उसके 10वें निबंध पर बात करेंगे। जो निबंध है उड़ जाग मुसाफिर, जिसके लेखक हैं विवेकी राय। इसके पहले हम लगातार 9 निबंध पर बात कर चुके हैं। इसके बाद एक निबंध और बचता है, उस पर बात करेंगे और साथ साथ अब बहुत जल्दी और संपूर्ण कंटेंट के साथ, जल्दबाजी में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि किसी भी कंटेंट पर कोताही बरती जाए। मैं संपूर्ण कंटेंट देने की कोशिश पूरा करूँगा। मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, प्रत्येक रचना पर मैं 2 वीडियो लेकर के आता हूँ। पहले मैं उस रचना का संपूर्ण पाठ, पीवाईक्यू और महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ करवाता हूँ। उसके तुरंत बाद मेरे ही द्वारा कुछ एमसीक्यू बनाए जाते हैं और वह एमसीक्यू लेकर के आता हूँ। तो मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानी है, उस पर पूरे 41 वीडियोस 41 कहानी के साथ बन गई है प्लेलिस्ट। आप जाकर के प्लेलिस्ट को देख लीजिए। दूसरा, पूरे 3600 प्रश्नों के श्रृंखला जो कि 2006 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यू हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। यूनिट फर्स्ट का पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ। लगभग एक वीडियो में वो पीवाईक्यू भी यूनिट पहले का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 2, 3, 4 ऐसे क्रम से मैं करवाता रहूँगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को जाकर के अभी आप वीडियो को पॉज दीजिए और जाकर के एक बार प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए कि प्लेलिस्ट कैसे कैसे बनी हुई है और वो कैसे वो रन कर रही है और आपको कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ वॉच करना है। इस वीडियो को बिना देर की हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिलते रहते हैं। इसमें देखिए, जो 10वां निबंध है उसके लेखक हैं विवेकी राय। इसका प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ था। उड़ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह उड़ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में ही संकलित हुआ है, जिसमें कुल 10 निबंध हैं। उसका पहला निबंध है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, आप इसे नोट कर लीजिए। नमो वृक्षेभ्य दूसरा निबंध है। तीसरे नंबर पर जो निबंध आता है उसको हम पढ़ रहे हैं, उड़ जाग मुसाफिर। चौथे नंबर का निबंध है केना। पाँचवें का निबंध है ग्रीष्म बहार। छठवें का है ततः कीम। सातवें नंबर 3 डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल। पाँचवें नंबर का है गांव पर बनाम गांव में। और उसके बाद जो 8वें नंबर पर है चिंता भारत के उजड़ते गांवों की। 9वें नंबर पर है गांव पर बनाम गांव में। 10वें नंबर पर है सवाल जीने का। ये सारे निबंध हैं। चूँकि ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस रचना को हम पढ़ते हैं उस रचना से संबंधित जितने भी चाहे वो किस संग्रह में संकलित है और जिस संग्रह में संकलित है उससे अन्य और कौन कौन सी रचना उस संग्रह में संकलित है, हमें उसे क्रम से याद करने की ज़रूरत है। और ऐसे प्रश्न पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। उड़ जाग मुसाफिर निबंध से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम निबंध पढ़ने के बाद जब हम एमसीक्यू कराते हैं तो रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से एक बार मैं दोबारा से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूँ एमसीक्यू के तुरंत बाद। तो यहाँ पर आप विषय वस्तु देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट हम संपूर्ण पाठ पर चलते हैं। विषय वस्तु में देखिए, प्रस्तुत निबंध में गांव की दिशा, गांव की प्राकृतिक सुषमा और टूटते हुए गांव और घरों की चुभन मौजूद है। निबंध में लेखक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन से चिंतित है। यह एक ललित निबंध है। अब ललित निबंध का नाम आते ही आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आना चाहिए, विद्यानिवास मिश्र का नाम आना चाहिए और यह भी आना चाहिए कि जो ललित निबंध है इसके आरंभकर्ता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सारी बातें आपके सामने एक बार दौड़ जानी चाहिए।
उसके बाद देखिए निबंध में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख निबंधकार करता है। इसमें एक कैरेक्टर है जो जिसका नाम है जगदीश बाबू, आप उसे नोट कर लीजिए। निबंध में जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश डाला गया है। निराला, कबीर और रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी कविताओं का उल्लेख हुआ है, इस निबंध में मिलता है। उनकी पंक्तियां हैं, जवानी संचय होती है, बुढ़ापा पाप होता है, इस तरह से पंक्तियां हैं। और बहुत सारी जो पंक्तियां आएंगी उसे हम बारी बारी से देखेंगे और उसे महत्वपूर्ण तथ्यों में मैं संकलित करके एमसीक्यू जब कराऊंगा वहाँ ले करके भी आऊँगा। तो चलिए देखते हैं आज इस पूरे निबंध को। निबंध देखिए, उठ जाग मुसाफिर, इसके लेखक हैं विवेकी राय। पढ़ता हूँ मैं निबंध को लाइन बाय लाइन। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो अपने सामने रखिए और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी मैं उसे अंडरलाइन करता जाऊँगा। वहाँ जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धधाकर साहस मिलेंगे, सदाबहार से देखेंगे फुल कुर्मित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से। क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हैं उनके गुरु गंभीर जीवानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। अच्छा चलो मनोरंजन ही सही। पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्त हास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आए उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न और उन्होंने उछाल दिया। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं। और फिर वही मुक्त मृदुमंद हास, और तब ऐसा लगा जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी होकर मास्टर साहब के पक्ष में गवाही कर दे रही हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, लो गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी संचित किया। यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95वें पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। यानी वो 95 साल के हो गए। अभी महत्वपूर्ण तथ्य में भी हम देखे थे, संभालो अपनी बाती, और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते। लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। जरा तुषार भीता शरीर सरोजनी पूरा श्लोक मुँह से करते करते रह गया। नहीं, अभी प्राग भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं, मात्र निश्वेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है, और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। बरू दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुल्ले वस्त्रों के लिए एक प्रतिमान सजाते हैं। विमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से भिरे पूरे प्रसंगम को मेर कर जो एक जनगनी है, वह बराबर आँखों पर चढ़ने वाले कपड़ों धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर और गमछा आदि से संजित मिलती है। मतलब उस लाइब्रेरी की वो हालत बता रहे हैं। 95 ईयर्स के हो गए हैं और उनने जिस लाइब्रेरी को खड़ा किया, जिस लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, वहाँ पर वो अंडरवियर, बंडी, चड्डी, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। अब ध्यान देखिए इसको, किस तरीके से एक ललित निबंध में विवेकी राय ने इन सभी चीज़ों को दिखाया है। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद हैं, जो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति
पास नहीं है तो क्या मान लें कि केंद्रों के साथ रोग कहाँ क्या करे, लेकिन न जाती मौत तो मुर्दे भी क्या करें। ये पंक्ति यहाँ पर कुछ हमको मिस्टेक लग रहा है टाइपिंग में। बुढ़ों के साथ रोग कहाँ क्या करे, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें, ऐसा भी है। ठीक है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार थी। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर से मैं अपने सोच में डूबा था। उधर कई लोग वहाँ पहुँचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा बाबा, यह देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। चूँकि यह निबंध कहीं मिल नहीं रहा था और इस निबंध को मैं टाइप करवाया हूँ तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया पहले। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाते समय जो अशुद्धियाँ मिले उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे थोड़ा सा शुद्ध करने की कोशिश करूँगा। आप भी ध्यान दीजिएगा। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा, शरद चंद्र जी बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो हैं, पर यह कौन बोल रहा है? कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है। समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन के कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा बारंबार, क्षमा हजार बार, क्षमा। बैठिए बैठिए। शरीर है ना ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। मतलब शरीर ठीक हो जाएगा तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चल लेंगे। अरे आपको चाय पिलानी, भाई भोजन का भी वक्त है। फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की उनके तो वही थी, पर उनका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही यह क्या हुआ? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे, सदाबहार स्वास्थ्य के प्रति प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सूरजपूर्ण वेश में सदा साहस मिलाने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। यही यात्राएं करनी हैं, अभी यात्राएं करनी हैं। पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कवींद्र दीपित दिख रहा है। मरते चाहि न आमि सुंदर, भुवने मनोहर, माझे अमि बची करे। चाय पर विश्व जगतेर, माज खने दौड़ाइयाँ बजावे सौंदर्य बाश। चूँकि ये एक ललित निबंध है तो इसमें बहुत सारे शब्द आपको ऐसे आएंगे जो एक लोक में प्रचलित होते आते हैं। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है। वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यहाँ खड़े होकर बंशी बजाएगा। हाय रोग, हाय दया करे उसकी बलाए। नहीं, वह रोएगा थोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन, कोई शिकवा शिकायत नहीं। अपने प्रिय कवि कबीर साहब को की तरह बेहद मैदान में सोएगा। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमिरन भजन। आश्चर्य। मतलब इसे किस तरीके से पढ़ना है आप कोई भी ध्यान में रखना है। आप सुनिए, देखिए। इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं। उसी अमंद स्वर में अर्थमुखी आँखों में बोलते जा रहे हैं। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घोष, हरि का नाम मिश्री और फोर घोर पाओ। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद। जगत चबेना काल को चहकर अंत काल तुम सुमिरन गति और फिर चहकर कुछ मौज में।
माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, अब चलने की आज्ञा दीजिए। उसके बाद देखिए, जब चलने की आज्ञा वो मांग लेते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। वही मुद्रा, वही अधमुखी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन, आत्मसंबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन हरि कीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर। कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण। उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले में से उतर नहीं रही थी। तो क्या मान लें कि यह हारे को हरिनाम वाली स्थिति है, मगर हारे कहाँ हैं। अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ तो जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आधी व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाएं, यही आदर्श वीरता है। हमारे वहाँ आसपास इधर पूर्वांचल में आप जाइए तो घी को लोग घीव कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए गोपाल नाम घीव। बहुत कुछ ऐसा बदल जाता है अवध में, और इधर पूर्वांचल क्षेत्र में वो घी का घीव हो जाता है, चाय का चाह हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें लोक भाषा में, या फिर आप जब ललित निबंध पढ़ते हैं, ललित किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है। यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका। वह जो एक कल्पित नाम रूप है उसका, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है। नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। वह अलक्षित है। यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, यह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना या ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत हैं। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ने वाला आप स्वयं को पढ़ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन, नोट करिए आप सभी, कबीर, दिनकर, पंत, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे लोग इसमें आए हुए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग आए हैं, और लगभग इन 9 लोगों की पंक्तियां भी इसमें आई हैं। तो आप ध्यान में रखिए इसे। आगे हम देखते हैं, यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया था नीचे, नहीं। अगले प्लेस पर चलते हैं। चूँकि जो आपकी एकेडमी वाली स्लाइड बनी थी वो स्लाइड नहीं बन पाई इस वीडियो में, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभव की रास विपुल पुराण। तो क्या माता बिना आदर कौन करे, उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसे आदर में निर्द्वंद विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसीलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर, जब दुधल के धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो, और
किसे याद करें। उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखहर सहलाभ है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही हैं। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार। यहाँ वहाँ सारा जहाँ नाए अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। क्या शानदार पंक्तियां हैं। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाँव चाहिए, माता बिना आदर कौन करे। कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले, सर्वो ही अमृत गृह राजा, स्वस्थ रहें तो सानंद रखे रहें। जो देखा, जो सुना और जो सोचा समझा और कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल परमारथ नाही, और मोह सकल व्याधीन कर मूला। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलटवासी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं, बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आंख कान दिल दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते, कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निहुद्ध निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा। माता बिना आदर कौन करे। भवरोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का, राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीच होगी कि राम नाम लड्डू बांटे। तो मास्टर साहब स्व में स्थित हैं, बांट रहे हैं। लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरेण्य स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी, और फिर तो मनुजा बेपरवाह क्या मस्ती है। जिसको कणु न चाहिए वह साहन का साह। इस शहंशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वह देखती है यह शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं बलेगा, मगर वह रुकता नहीं है। वह रुकता कहाँ है। यह जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। यह वास्ते सिजड़ान को त्यागने और नवानिगृहणत के मध्य का सचल परिदृश्य है, परम पावन है। मृत्यु रे तुहु मम श्याम समान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम्हें ही माता तुम ही पिता हो, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। अब तुम्हारा प्यारा ही वांछित संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे। इस गीत को आप ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ये गीत लोग गाया करते थे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी मौत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले, माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माता की गोद अब असंभव, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारी संस्कृति कितना समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं को विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच करते दिखते हैं।
भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं 21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ। परंतु भावात्मक संबंधावली माताओं का स्नेह कोष को पुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों के ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में वह समाहित हो गई थी। वंदे मातरम, क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलख जगा रहे हैं। माता बिन आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वाह्न का जीवन विजयी विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों को गुजार में रमा था। सबसे पहले पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन था। वह सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव था। सुबह लगभग 4 बजे संवेत स्वरों की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं। उनको लोग संत जी कहते हैं और जो युवक हैं कॉलेज में पढ़ता है। उनका नाम जगदीश है। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उसकी बात की पंक्तियों को मैं ऐड कर दिया। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठ जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी सांध्य बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे। जन्मदाती माँ की ममता भारत माता में रूपांतरित हो गई हो। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक हैं। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी सशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वो पूरी पंक्तियाँ यहाँ हो गई, आप देख लीजिए। किंतु आगे की पंक्तियों को राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या दी जाती है। मास्टर साहब कहते गीत में रख का प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदनीय है। और अगली पंक्तियों में जगने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में कहा गया, जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो और राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है, तो वह क्या करता है, जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया है आज सियार, और फिर वही
जागो नगपति जागो विशाल। इन सभी पंक्तियों को आप याद करिए और नोट करिए कि निराला की जो पंक्ति है, सिंह की माद में आया है आज सियार, यह पंक्ति निराला की है और किस निबंध में आया है? उठ जाग मुसाफिर, जिसके लेखक हैं विवेकी राय। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूक रहा है, बीती विभावरी जागरी। शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यह श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। बंदिनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो। हो जहाँ बलिशीस अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदिनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चंपकर चूर चूर हो गया है। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए, ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। उसमें से कुछ कुर्सी कमाई, पार्टी प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अभी नाची बहुत गोपाल, चोर मचाए शोर, तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। अब मान ले पुस्तकालय उनका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब वह घर लौटे, माता बाट देख रही हैं, बाट मतलब रास्ता। माता बिन आदर कौन करे, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे, मातृभूमि। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही है, रचा गया हम सबका तन। पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी कि इस कविता में मातृभूमि के अवदानों को लता दुमादि सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद अशरण शरण बन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। है माता मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्गलोक से भी प्यारी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है, इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख मानी जाती है, वही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है, और न कोई माता है और न पिता, वे तो निमित्त मात्र हैं। इसी माता भूमि मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है, एक भावभीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है, एक मंत्र है, सुमिरन भजन और कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। बुद्धिवी कुंठा नाथ समाप्ताम युक्तया, अब आश्रय नहीं तुम्हारा पराश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और पराश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्मस्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि को सीता जी ने भी पुकारा था। माधवी देवी विवरम दातुर मति, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गे अलीक माया की तरंगे नहीं थी।
निबंध की 2-3 पंक्तियाँ इसके बाद बचती हैं, वो मुझे मिला नहीं, लेकिन अब निबंध ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मैक्सिमम 2-3 पंक्तियाँ और बची हुई हैं, तो वो लास्ट की थी। अगर आपको कहीं मिले तो आप हमें भेज दीजिएगा। बाकी निबंध यहीं समाप्त होता है। इस निबंध में जो भी महत्वपूर्ण था मैंने अंडरलाइन किया और बताया उसको। इसके बाद हम इस निबंध के से संबंधित जो भी PYQ हैं 2-3-4 जो भी मिले हुए मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इस सीरीज़ से कितना लाभ हो रहा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर मैसेज कुछ ना कुछ करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले और अधिक मेहनत और ऊर्जा के साथ मैं आगे की यूनिटों के लिए आपके लिए काम करता रहूं। क्योंकि अगर आप कुछ कहोगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। दूसरी बात, कुछ फीडबैक से ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग सक्रिय हैं, मुझे भी सक्रिय रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात, फीडबैक से ये भी होता है कि थोड़ी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी मत करो, लेकिन आप कमेंट जरूर करो। कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ टिप्पणी, आप आलोचना करो। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, इस पूरे वीडियो की आलोचना करो। मैं कुछ गलत बता रहा हूँ उसे तो आप सही करवाने के लिए कमेंट करो। मैं निसंदेह सारे कमेंटों का उत्तर देने की अभी प्रयास करता हूँ। तो ये सारी बातें रहीं, और लास्ट में बस ये कह रहा हूँ कि अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो, यदि आपको लगे कि हाँ, कैसा करना चाहिए। तो इसके PYQ को देखते हैं। PYQ में देखिए, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विवेकी राय, और यह निबंध उठजाग मुसाफिर निबंध से के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में निबंध विवेकी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण हैं। बी, विवेकी राय किसान, अध्यापक और लेखक हैं। उनकी रचनाओं में उनके यह तीनों रूप प्रकट होते हैं। विवेकी राय। तीसरा, विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की छाप अधिक है। डी, विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच पर पकी भाषा है। इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है और छौंक बघार सब भोजपुरी का है। इसमें प्रश्न देखिए, बाकी विकल्प हैं सही विकल्प। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक 1 साल पहले जून के पेपर में यह पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए ऑप्शन बी, बी, डी और ई, यानी बी, डी और बी, डी, ई। विवेकी राय की भाषा भोजपुरी की धीमी आंच में पकी हुई है। ठीक है, यहाँ से ई होता है। ठीक है, इसमें खड़ी बोली का व्याकरण है और छौंक बघार सब भोजपुरी का है। उसमें देखिए, ए, विवेकी राय के निबंध ठोस विधागत ढांचे के उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। सी, विवेकी राय के निबंधों में व्यक्तित्व की छाप कम और विचार की धार अधिक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाकी समन्वित रूप इनके निबंधों में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये PYQ था वो ख़त्म हो गया। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आज हम 10 निबंध पूरा कर लिए हैं, एक निबंध और बचता है। उसके बाद हम 2 यूनिट संपूर्ण कंटेंट के साथ, सारे PYQ के साथ और सारे महत्वपूर्ण MCQ के साथ हम पूरा कर लेंगे। हिंदी कहानी और हिंदी निबंध, यानी यूनिट 7 और यूनिट 9 पूरा हो गया। यूनिट 1 के सारे PYQ मैं कल करवा दूंगा, लगभग उसमें 20 PYQ और बचे हुए हैं। इसके बाद 3 यूनिट हम कर लेंगे। इसके बाद यूनिट 5 और यूनिट 6, ये 2 यूनिट हम एक साथ स्टार्ट करेंगे कंटेंट के साथ, और यूनिट तीसरे पर हम लेकर के आएंगे PYQ, यानी 3 हम इधर कर लिए और 3 इधर एक साथ स्टार्ट कर लेंगे, यानी 6 यूनिट हम लगभग 15 नवंबर तक पूरा कर लेंगे। तीसरी बात, आप जैसा कि देख रहे हैं नोटिफिकेशन आ गया है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और यदि आपको लगता है आपकी एकेडमी आपके साथ है,
आपको थोड़ा सा भी यहाँ से लाभ होता है तो आप अपने दोस्तों तक इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। और बाकी धन्यवाद, आप जुड़े रहिए और देखते रहिए आपकी एकेडमी। निसंदेह आपकी एकेडमी दिसंबर एग्जाम के लिए एक बेहतर रिजल्ट के साथ आप लोगों के सामने आएगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए।